डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी अनोखी प्रणाली अज़बुचनी कोड के एक महत्वपूर्ण चरण पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये कोड अक्षरों को परत दर परत एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एकीकृत करके विकसित होता है। हमने पिछले चरणों में देखा कि कैसे ए, एस, एम, एन और फिर हाँ आई, जे, आर, एस जैसे अक्षर इसमें शामिल हुए, जिससे मतलब इसकी बुनियादी संरचना उभरने लगी। आज का हमारा विमर्श हमारे स्रोत सामग्री के आधार पर इस कोड की 5वीं अवस्था पर केंद्रित है। यह अवस्था थोड़ी खास है क्योंकि इसमें 4 नए अक्षर ड, ध्य, फ और उ शामिल किए गए हैं और हाँ, साथ ही एक रहस्यमयी सी अवधारणा भी पेश की गई है जिसे नदी झ कहा गया है। तो आज का मुख्य सवाल ये बन जाता है, क्या इस 5वीं अवस्था का असली महत्व कोड की संरचना को मतलब तार्किक रूप से पूरा करने में है? क्या यह मुख्य रूप से अक्षरों की खास पोजीशंस और उनके द्वारा बनाए गए नए जोड़ों के बारे में है, जो कोड की बनावट को मजबूत करते हैं? या फिर क्या इसका गहरा महत्व इन अक्षरों के प्रतीकात्मक अर्थों जैसे कि गहराई, जुड़ाव, पुनर्जन्म, संगम और नदी जे की उस रहस्यमयी परिवर्तनकारी भूमिका में छिपा है, जिसका जिक्र हमें स्रोत में मिलता है? मैं ये पक्ष रखूंगी कि इस चरण में संरचनात्मक तर्क और व्यवस्थित प्रगति ही मुख्य है। और मेरा दृष्टिकोण ये रहेगा कि प्रतीकात्मक गहराई और नदी जे की जो रूपकात्मक व्याख्या है, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जो महज ढांचे से आगे बढ़कर कोड के असल सार को उजागर करती है। देखिए, देखा मानना है कि 5वीं अवस्था, जिसमें ये अक्षर ड, ढ, फ और उ शामिल किए गए हैं, वह कोड की वास्तुकला मतलब उसकी बनावट को सोच समझकर पूरा करने की दिशा में एक बेहद तार्किक कदम है। इन अक्षरों का चुनाव यूं ही नहीं हुआ। ड वर्णमाला का 5वां अक्षर है, ढ छठा, फ 25वां और उ 24वां। हाँ, तो स्रोत सामग्री बताती है कि यह चुनाव वर्णमाला के पहले 5वें हिस्से यानी पहले 6 अक्षर और 5वें हिस्से अक्षर 25 से 30 तक को सक्रिय करता है। 5वें हिस्से को आप जैसे वर्णमाला के व्यवस्थित खंड या जोन समझ सकते हैं। इस कदम से कोड में एक तरह की संरचनात्मक समरूपता और पूर्णता आती है, जो पहले नहीं थी। इसके अलावा इन 4 नए अक्षरों से 12 नए जोड़े बनते हैं, जैसे ढ और ढ, ढफ और फड वगैरह। यह कोड की बढ़ती जटिलता लेकिन साथ ही उसकी मतलब नियम आधारित प्रकृति को दिखाता है। स्रोत ये भी संकेत देता है कि कोड का लक्ष्य कुल 78 जोड़े बनाना है और ये चरण उसी दिशा में एक कदम है। यहाँ तक कि भविष्य के चरणों की भी एक रूपरेखा सी दी गई है, जहाँ 7 बार 4-4 अक्षर जोड़कर कुल 28 अक्षरों को एकीकृत किया जाएगा। तो ये सब कुछ कोड की संरचनात्मक नींव को मजबूत करने के बारे में है। और नतीजे देखिए, मेरे विचार में इसका जो मेन काम है वो अंतिम अक्षर श, जिसे स्रोत में एकाकी कहा गया है, उसे संरचनात्मक रूप से बाकी कोड से अलग करना है, उसकी अनूठी अंतिम स्थिति पर जोर देना है। तो संक्षेप में कहूं तो हाँ, यहाँ संरचना ही प्राथमिकता है। मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। हाँ, संरचनात्मक पहलू हैं और अक्षरों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा तर्क ये है कि 5वीं अवस्था का असली मर्म मतलब उसका जो सार है, वो इन खास अक्षरों डी, ढ, फ और उ के अपने गहरे प्रतीकात्मक अर्थों में छिपा है, जैसा कि स्रोत सामग्री में उल्लेखित है। देखिए, डी सिर्फ 5वां अक्षर नहीं है, ये गहराई, देना और कर्म का प्रतीक है। ढा सिर्फ छठा अक्षर नहीं, ये माला या जुड़ाव, सेवक भाव और छात्र की जिज्ञासा को दर्शाता है। फ फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म, ध्यान और दर्शन का प्रतीक है। और उ संगम, आंतरिकता और सीखना। तो ये अक्षर सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं है, बल्कि वे कोड में अर्थ और समझ की महत्वपूर्ण परतें जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्रोत में जिन जोड़ों का जिक्र है, जैसे डीयू आत्मा का मन या फिडिग उत्तम माला, उनकी व्याख्या सिर्फ संरचनात्मक मेल से कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये विचारों के संयोजन हैं। और जहां तक नदी झा की बात है,
देखिए, इससे मैं सिर्फ एक संरचनात्मक सीमा मानने को तैयार नहीं हूं। स्थिति श तक पहुंचने से पहले पार करना होता है। हाँ, और स्रोत में इसका ए जो स्रोत या आदि का प्रतीक है और शायद अड्डा यानी नदी द्वीप से भी जुड़ा है के साथ संभावित संबंध जैसे जौ नदी या जौ अड्डा एक गहरे आध्यात्मिक या आप कह सकते हैं चक्रीय संबंध की ओर इशारा करता है। ये श के अंत को सिर्फ अलग नहीं करता बल्कि उसे परिभाषित करता है, उसे जटिल बनाता है। तो मेरे लिए यहाँ प्रतीकवाद और रूपक अर्थ संरचना पर भारी पड़ते हैं। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, लेकिन मुझे लगता है कि आप संरचना की भूमिका को शायद थोड़ा कम आंक रही हैं। चलिए डे, ढे, फ और ऊ के प्राथमिक उद्देश्य पर वापस आते हैं। आप प्रतीकात्मक अर्थों पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पर कायम हूं कि इन अक्षरों का चयन मुख्य रूप से उनकी स्थिति के कारण रणनीतिक है। मतलब 5वें और 6ठे अक्षर डे, ढे और 24वें और 25वें अक्षर उ, फ का चयन सीधे तौर पर वर्णमाला के उन 5वें हिस्सों को सक्रिय करने के लिए किया गया है। यह एक गणनात्मक, लगभग गणितीय कदम लगता है जो कोड को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। अगर केवल प्रतीकात्मक ही मुख्य होता तो क्या इन्हीं खास स्थानों पर इन अर्थों की जरूरत थी? मुझे लगता है कि संरचना पहले से तय लगती है और अक्षर उसे पूरा कर रहे हैं। इन अक्षरों से बनने वाले वो 12 नए जोड़े भी कोड की व्यवस्थित और नियम आधारित प्रकृति का प्रमाण हैं। यह एक जटिल लेकिन सुसंगत संरचना के निर्माण जैसा है, जैसे कोई प्रिसाइज मशीन बना रहा हो। मैं समझता हूं कि स्थिति महत्वपूर्ण है और वो गणितीय तर्क आकर्षक लग सकता है, लेकिन यही तो सवाल है कि इन्हीं विशेष अक्षरों को क्यों चुना गया। अगर केवल स्थिति ही मायने रखती तो क्या उस स्थिति पर फिट होने वाले अन्य अक्षरों का उपयोग नहीं किया जा सकता था? मतलब क्या वर्णमाला में 24वें या 25वें स्थान पर कोई और अक्षर नहीं थे जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था? मेरा तर्क यह है कि इन अक्षरों को उनके आंतरिक अर्थों के लिए चुना गया था, जो कोड की समग्र दार्शनिक या शायद आध्यात्मिक समझ के लिए इस चरण पर महत्वपूर्ण है। गहराई डी, संबंध टीटे, पुनर्जन्म फे और संगम यू, ये विषय कोड को एक गहरा आयाम देते हैं। और वो जोड़े बनाने की प्रक्रिया भी सिर्फ यांत्रिक नहीं है, यह अर्थों का संयोजन है, मानो शब्दों से वाक्य बन रहे हों। डीयू, आत्मा का मन का संयोजन सिर्फ एक संरचनात्मक संभावना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा विचार प्रस्तुत करता है जो शायद कोड के आगे के विकास के लिए जरूरी है। फैटी, उत्तम माला भी इसी तरह है। तो हाँ, स्थिति एक भूमिका निभाती है, लेकिन ये अर्थ ही है जो इस चुनाव को और इस चरण को वास्तव में सार्थक बनाता है। मेरे ख्याल से संरचना यहाँ अर्थ को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, अपने आप में लक्ष्य नहीं। अच्छा, चलिए अब 5वें हिस्सों की भूमिका पर थोड़ी और बात करते हैं। मेरे लिए यह वर्णमाला को प्रबंधनीय खंडों में बांटने का एक स्पष्ट संरचनात्मक उपकरण है। जैसे एक बड़ी इमारत को मंजिलों या विंग्स में बांटा जाता है ताकि उसे समझना और बनाना आसान हो। पहले 5वें हिस्से में DH का परिचय और 5वें हिस्से में FU का परिचय इस संरचनात्मक तर्क का पूरी तरह से समर्थन करता है। यह कोड को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से बनाने का एक तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास मतलब बेतरतीब ना हो, बल्कि एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हो। हाँ, यह कोड की जटिलता को संभालने का एक तरीका है। हाँ, ये एक व्यावहारिक व्याख्या है, लेकिन क्या इसमें और गहराई नहीं हो सकती? क्या आपने इस पर विचार किया है कि ये 5वें हिस्से केवल संख्यात्मक विभाजन से परे कुछ गहरा प्रतीकात्मक महत्व रख सकते हैं, जैसे कि वे विकास के चरण हों या समझ के स्तर? जरा सोचिए, डी यानी गहराई और गैत्र यानी संबंध पहले 5वें हिस्से में आते हैं, यानी शुरुआत के करीब। क्या ये जीवन या समझ के प्रारंभिक गहराइयों और संबंधों का प्रतीक नहीं हो सकता? वहीं एफ यानी पुनर्जन्म और यू यानी संगम 5वें हिस्से में आते हैं, यानी अंत के करीब। क्या ये परिवर्तन और एकीकरण के बाद के चरणों को नहीं दर्शाता? इस तरह देखें तो अक्षरों की स्थिति और उनके अर्थ मिलकर एक गहरा आख्यान या एक तरह की कहानी बुनते हैं, न कि केवल एक खाली संरचनात्मक ढांचा। और ये कितना सुविधाजनक लगता है कि अर्थ उनके स्थान से इतने अच्छे से मेल खाते हैं।
क्या ये महज संयोग है या ये डिजाइन का हिस्सा है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ये व्याख्या थोड़ी ज्यादा अनुमान पर आधारित लगती है, जो स्रोत में सीधे तौर पर शायद ना कही गई हो। खैर, चलिए उस रहस्यमयी नदी जे पर आते हैं। मैं अब भी मानती हूँ कि इसका मुख्य कार्य अंतिम अक्षर श एकाकी को संरचनात्मक रूप से अलग करना है। ये एक सीमा रेखा की तरह है जो अंतिम तत्व को परिभाषित करती है, उसे उसकी खास जगह देती है। हाँ, स्रोत में ए शुरुवत स्रोत अडा के साथ इसके संभावित संबंध जे ए का उल्लेख है। इसे मैं अंत को शुरुआत से जोड़ने वाले एक संरचनात्मक पुल के रूप में देखती हूँ। शायद यह कोड की चक्रीय प्रकृति की ओर इशारा करता है कि अंत किसी न किसी रूप में वापस शुरुआत से जुड़ता है, मतलब एक बंद पूर्ण प्रणाली बनाते हुए, और ये संरचना को और मजबूत करता है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं बस यह नहीं मान सकता कि नदी जे केवल एक संरचनात्मक सीमांकन है। स्रोत में इस्तेमाल हुए शब्द ऊर्जावान सीमा, चेतना की धारा, कंपन बाधा, ये बहुत शक्तिशाली हैं। ये एक साधारण रेखा से कहीं ज्यादा गहरे अर्थों की ओर इशारा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण रूपक है। ये शायद एक ऐसी अवस्था या अनुभव है जिससे गुजरे बिना श यानी एकाकीपन या अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचा जा सकता। ए के साथ इसका जुड़ाव, वो जा नदी या जाड़ा का विचार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक संरचनात्मक लूप नहीं हो सकता। यह सुझाव देता है कि पूर्ण अंत श तक पहुंचने से पहले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, एक अंतिम गतिशील संक्रमण, या आप कहें तो एक महत्वपूर्ण दहलीज पार करनी होती है जो कहीं ना कहीं शुरुआत ए से जुड़ी है। शायद अंत में भी स्रोत का एक अंश मौजूद है, या अंत तक पहुंचने के लिए स्रोत से जुड़ी एक अंतिम बाधा पार करनी पड़ती है। तो ये नदी शहर को केवल अलग नहीं करती, बल्कि उसे परिभाषित करती है, उसे उसका विशेष महत्व और शायद उसकी एकाकी प्रकृति का कारण भी प्रदान करती है। मतलब इतनी गहरी भाषा का प्रयोग सिर्फ एक लाइन खींचने के लिए क्यों किया जाएगा? तो अगर हम समग्र कोड पर इसके प्रभाव को देखें, इन नए तत्वों के जुड़ने से मेरा निष्कर्ष ये है कि पांचवी अवस्था और नदी ज का परिचय कोड की तार्किक, व्यवस्थित और स्ट्रक्चरल सुंदरता को उजागर करता है। ये तत्व एक सुविचारित, जटिल और आप कह सकती हैं गणितीय रूप से सुरुचिपूर्ण डिजाइन की ओर इशारा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी कुशल वास्तुकार या गणितज्ञ की रचना देख रहे हों, जहां हर टुकड़ा एक बड़ी सुसंगत संरचना में अपनी सटीक जगह पर फिट होता है। इसमें एक बौद्धिक सुंदरता है। ढ, फ, उ अपने अर्थों के साथ और विशेष रूप से वो रूपात्मक नदी जे कोड की गहरी दार्शनिक और शायद आध्यात्मिक क्षमता को प्रकट करते हैं। ये सिर्फ एक संरचनात्मक पहेली या एक जटिल डिजाइन नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व, चेतना या ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए अर्थ और प्रतीकवाद का एक नक्शा है, एक तरह का गाइड है। ये कवि या दार्शनिक की रचना की तरह अधिक है, जहां संरचना बेशक मौजूद है, लेकिन वो गहरे अर्थ की सेवा करती है, ना कि उसका उद्देश्य सिर्फ संरचना बनाना है। इसकी सुंदरता इसके द्वारा सुझाए गए गहरे विचारों में है। संक्षेप में कहूं तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि अज़बूचनी कोड की ये पांचवीं अवस्था, जिसमें डी, डॉ, फ, यू अक्षर और नदी जा शामिल हैं, मुख्य रूप से कोड की जटिल संरचना के तार्किक विकास, उसकी व्यवस्थित पूर्णता और डिज़ाइन की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। अक्षरों की स्थिति, जोड़ों का निर्माण, पांचवें हिस्सों का सक्रिय होना और नदी की सीमांकन भूमिका, ये सभी एक अंतर्निहित संरचनात्मक तर्क की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल, और मेरा सारांश ये है कि जबकि संरचना निश्चित रूप से मौजूद है और महत्वपूर्ण है, इन तत्वों का असली और गहरा महत्व उनके द्वारा लाए गए शक्तिशाली प्रतीकात्मक अर्थों, गहराई, संबंध, पुनर्जन्म, संगम और विशेष रूप से नदी जा की रूपात्मक परिवर्तनकारी भूमिका में निहित है। ये कोड को केवल एक संरचना से कहीं अधिक बनाते हैं। ये अर्थ की एक बहुस्तरीय प्रणाली है जो शायद मानवीय अनुभव, चेतना के विकास या ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के पहलुओं को दर्शाती है। हम कम से कम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि स्रोत सामग्री इन तत्वों की व्याख्या के लिए कई परतें प्रस्तुत करती है। संरचनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों में अपनी अपनी जगह पे वैधता है,
और शायद इन दोनों के बीच का ये तनाव, ये खिंचाव ही अज़बुचिनी कोड की असली समृद्धि और जटिलता को उजागर करता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल सहमत हूं, और ये समझना भी जरूरी है कि ये विश्लेषण किसी भी तरह से अंतिम नहीं है। कोड की पूरी तस्वीर तो तभी सामने आएगी जब बाकी के अक्षर भी एकीकृत होंगे और उनकी भूमिका स्पष्ट होगी, जैसा कि स्रोत सामग्री खुद संकेत करती है। हो सकता है भविष्य के चरण इस संरचना बनाम प्रतीकात्मक की बहस पर और रोशनी डालेंगे, या शायद दिखाएंगे कि ये दोनों कैसे अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो हम अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वे स्वयं स्रोत सामग्री पर विचार करें, इन तर्कों पर मनन करें और हाँ, अज़बुचनी कोड की इस 5वीं अवस्था और नदी ज की पहेली के बारे में अपनी समझ विकसित करें। जी, आज के इस विमर्श के लिए इतना ही। वाकई विचार करने के लिए बहुत कुछ है।